हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अविनाश स्टडी क्लासेस। आज के करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है सृजन पोर्टल। इसको कल राजनाथ सिंह ने इसको लॉन्च किया है। ये इंडियनाइजेशन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट के ऊपर है। अभी हाल के दिनों में आपको मालूम होगा 101 जो है आर्म और उससे रिलेटेड जो इक्विपमेंट है उसका इंपोर्ट इंडिया ने बंद कर दिया है, ऐसा ऐलान किया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। ठीक है, तो बहुत सारे जो इक्विपमेंट जो भारत सरकार अब बाहर से आयात नहीं करेगी, यानी कि नहीं मंगवाएगी, तो उसको इंडिया में ही प्रोडक्शन करने का व्यवस्था करना चाह रही है डिफेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, तो उसके तहत ही ये सृजन पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा, जो अभी तत्काल में जो 101 इक्विपमेंट को जो बाहर से नहीं इंपोर्ट करेंगे हम लोग, उसकी जानकारी डिटेल से दी जाएगी इस पोर्टल पे। और जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या फिर जो इस चीज़ों से जुड़े हुए हैं, जो जैसे गन है, तो गन बनाने के लिए बहुत सारे उसमें आयरन चाहिए, फिर बारूद चाहिए, इन सब चीज़ों का प्रोडक्शन कैसे हो इंडिया के अंदर, तो उसको डेवलप करने के पर्पज से इसको बनाया गया है। तो जो लोग इसको देखेंगे पोर्टल पे जाके और फिर आके इस पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वो डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए काम करेंगे और आर्म्स और इक्विपमेंट जो है वो बना के डिफेंस मिनिस्ट्री को देंगे। तो रक्षा मसौदे के ऊपर ये एक स्टेप है, लिया गया है, ताकि अभी आपको मालूम है कि आत्मनिर्भर सप्ताह भी चल रहा है, उसके तहत भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और इसको लॉन्च किया है राजनाथ सिंह ने, जो कि डिफेंस मिनिस्टर है, रक्षा मंत्री है। सेकेंड आर्टिकल है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। इसको कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में भी बोला। कल 15 अगस्त था और उस स्पीच में उन्होंने इसका जिक्र भी किया है। तो इसमें होगा क्या, इसको पीएम ने लॉन्च किया है कल ही, और इसमें होगा कि आईडी कार्ड बनाए जाएंगे। किसकी तरह, तो आधार कार्ड की तरह। ठीक है, और ये सारे सिटीजन्स का बनेगा आने वाले समय में, जो इंडियन सिटीजन हैं उनके लिए। तो इसमें डिटेल से जानकारी होगी कि कब उन्होंने ट्रीटमेंट कराया, कब उन्होंने टेस्ट कराया, उनका हेल्थ जो है वो किस तरह का है, किस बीमारी से वो ग्रसित हैं, या उसका उपचार कब कब किन किन डॉक्टरों से कराया गया, उसका डिटेल जानकारी होगा। और डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, ये डिजिटल कार्ड होगा, जो एक बार उस कार्ड को आप कहीं भी जाके हॉस्पिटल में जाके देंगे और वो हॉस्पिटल वाले एक्सेस कर लेंगे कि आप कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट करवा चुके हैं, कहाँ कहाँ आपका इलाज हुआ है। तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत ये कार्यक्रम चलाया जाएगा, तो ताकि जो है जो ह्यूमन का जो हेल्थ है, जो इंडियन सिटीजन का हेल्थ है, वो आसानी से एक्सेस कर सकें और टाइमली उनको रिपोर्ट मिल सके अपने बारे में कि किस तरह की डिजीज से वो प्रॉब्लम है, और रियल टाइम डाटा उनका मिल सके। जैसे यहाँ पे किसी ने बिहार में इलाज करवाया है, फिर वो चले गए अदर स्टेट में, यूपी में इलाज करवाने, तो वहाँ के डॉक्टर जब उस हेल्थ कार्ड उनका होगा उसको देखेंगे तो पता चल जाएगा उन्हें कि इन्हें क्या क्या चीज़ प्रॉब्लम हुई है और किन किन चीज़ों का इन्होंने इलाज करवाया है, टेस्ट करवाया है और ट्रीटमेंट करवाया है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड है ये नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, और पीएम ने इसको लॉन्च किया है। तो अमूमन जो पीएम या प्राइम जो प्रेसिडेंट हैं, वो किसी भी स्कीम को लॉन्च करते हैं या फिर जो ऑफिशियल भाषण में किसी स्कीम का जिक्र करते हैं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, तो उसके तहत ये इसको करंट इंपॉर्टेंट है ये वाला। सेकंड, थर्ड है फिट इंडिया यूथ क्लब। अभी कुछ दिन पहले हमने डिस्कशन किया था फिट इंडिया फ्रीडम रन, उसके बारे में कि पूरे इंडिया में जो लोग हैं वो 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक अपनी अपनी जगहों पे कहीं भी कभी भी दौड़ सकते हैं और उसको जीपीएस से ट्रैक कर सकते हैं। और यूथ मिनिस्टर जो हैं किरण रिजिजू, और जो ये यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, और जाके स्पोर्ट मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे जाके रजिस्टर भी कर सकते हैं आप। तो अब उन्होंने फिर कल एक और चीज लॉन्च किया है, फिट इंडिया यूथ क्लब। इसमें होगा क्या कि 75 लाख वॉलंटियर स्टूडेंट जो है, जो यूथ स्टूडेंट हैं, यूथ है जो भारत के, उसको इसमें रजिस्टर कराया जाएगा फिट इंडिया यूथ क्लब में। रजिस्टर करवाने के बाद उन्हें पूरे इंडिया में कम्युनिटी वाइज अवेयरनेस कैंपेन के लिए भेजा जाएगा। वो जाके कम्युनिटी में, सोसाइटी में जाके लोगों को अवेयर करेंगे कि वो 30 मिनट से 60 मिनट तक कम से कम फिटनेस एक्सरसाइज करें और फिटनेस के लिए ध्यान दें।
ये अवेयरनेस कैंपेन टाइप का होगा। तो 75 लाख स्टूडेंट को इसमें वॉलंटियरली जोड़ा जाएगा, यूथ को। और इसमें जो नेहरू युवा केंद्र संगठन है उससे स्टूडेंट आएंगे, एनसीसी से आएंगे, इन सब जगहों के स्टूडेंट को इसमें शामिल किया गया। इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा स्टूडेंट को, तो वो रजिस्टर कर पाएंगे स्टूडेंट, और फिर जो है कम्युनिटी वाइज जाके वो अवेयरनेस फैलाएंगे। तो सिंपल है कि फिट इंडिया यूथ क्लब में 75 लाख स्टूडेंटों को जोड़ा जाएगा, यूथ को स्पेशली, और वो कम्युनिटी में जाके क्या करेंगे, 30 से 60 मिनट तक जाके फिटनेस के बारे में बताएंगे कि लोगों को ये टाइमिंग जो है 30 से 60 मिनट तक लोगों को बोला जाएगा कि आप अपने डेली रूटीन में इसको शामिल कीजिए। डेली बेसिस पे आप जो है कुछ ना कुछ एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है। ऐसे भी एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। और अभी आपको मालूम है कोविड-19 का सिचुएशन इंडिया में बहुत ही क्रिटिकल चल रहा है, तो इसको लेके भी जो है इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए भी आपको एक्सरसाइज या योगा करना ज़रूरी है। तो वो चीज़ है इसके अंदर, ठीक है। अगला है सेंटर फॉर बायोफार्मा एनालिसिस। ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, वो डेवलप कर रही है। इसका शॉर्ट में इसको हम बोल सकते हैं CBA। ये कहाँ पे डेवलप किया जा रहा है, पुणे में। पुणे कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो पुणे में इसको डेवलप किया जा रहा है। इसमें होगा क्या, बायो फार्मास्यूटिकल्स और मैन्युफैक्चरर कंपनी जो हैं, जो इन दवाओं का जो प्रोडक्शन करते हैं, तो उनको ये सेंटर जो है वो रिसर्च करेगी, एनालाइज करेगी केमिकल कंपोजिशन के बारे में, और बायो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को और जो मैन्युफैक्चर करते हैं दवाओं का, उसको वो जानकारी देंगे कि आप किस तरह से जो है अच्छी दवा को, जेनेरिक दवा को प्रोड्यूस कर सकते हैं इंडिया के अंदर। तो इससे सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेंटर फॉर बायोफार्मा एनालिसिस जो है कहाँ पे इसको सेटअप किया गया है, तो वो पुणे में सेटअप किया गया है। नेक्स्ट 5 ATL AI स्टेप अप मॉड्यूल। इसका मतलब है अटल टिंकरिंग लैब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टेप अप मॉड्यूल। ये क्या है, तो नीति आयोग ने इसको तैयार किया है, ठीक। इसमें होगा क्या, आपको मालूम है कि अटल इनोवेशन मिशन के तहत जो भी 1200 से ज़्यादा स्कूल में और 30 से ज़्यादा जो सेंटर जो हैं जहां इन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक्टिविटी को सिखाया जाता है, वहां पे इसको लागू किया जाएगा, ठीक। अटल टिंकरिंग लैब AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। इसमें होगा क्या कि जो स्कूल्स हैं वहाँ छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से उनको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो उनके सिलेबस में जोड़ा जाएगा। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लॉन्च हुई है उसके अंदर आपको मालूम है कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं क्लास 6 के बाद से उनको वोकेशनल कोर्स मुहैया कराया जाएगा। तो उसी दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए नीति आयोग ने अटल टिंकरिंग लैब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सेटअप किया है, ठीक है। इसमें जो होता क्या है कि डिजिटली बच्चों को पढ़ाया जाता है, डिजिटली, और उन्हें जो है इनोवेशन पे फोकस किया जाता है। इनोवेशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाता है कि बच्चे जो है छोटे बच्चे, उनका दिमाग बहुत ज़्यादा शार्प होता है जब बच्चे छोटे होते हैं, तभी से उनको ट्रेनिंग दी जाए कि कैसे वो इनोवेशन कर सके नई नई चीज़ों का, और टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो है चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा वो ध्यान दे सके। तो इस पर्पज़ से इसको लाया गया है। उसके बाद एक न्यूज़ आ रही है कि MS धोनी और सुरेश रैना ने कल 15 अगस्त को अनाउंस किया है कि वो क्रिकेट के हर फॉर्मेट से संन्यास लेने जा रहे हैं। धोनी तो आपको मालूम है टेस्ट से पहले रिटायरमेंट हो चुके थे, लेकिन सुरेश रैना जो है ये भी इनके साथ ही 15 अगस्त को कल ये दोनों ने रिटायरमेंट ले लिया है। आपको मालूम होगा महेंद्र सिंह धोनी ने 2007 और 2011 के वर्ल्ड कप को जिताया था और भारत को गौरवान्वित महसूस करवाया था। 2007 का T20 का वर्ल्ड कप और 2011 का जो है ODI जो 50-50 का जो क्रिकेट फॉर्मेट होता है, उसमें दोनों ही फॉर्मेट में इन्होंने वर्ल्ड कप इंडिया को दिलवाया था। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक मास्क। ये चर्चा में है इलेक्ट्रॉनिक मास्क। इसमें अब आप सोच रहे हो कि इलेक्ट्रॉनिक मास्क कैसा होगा, तो ये जादवपुर यूनिवर्सिटी जो है वेस्ट बंगाल में, वहाँ के स्टूडेंट ने इसको डेवलप किया है। इसमें क्या होगा, मास्क होगा और वो इलेक्ट्रॉनिक उस सेंसर उसमें लगा होगा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा, और वायरस जैसे ही मास्क के ऊपर बैठेगा तो वो जो है वायरस को डिस्ट्रॉय कर देगा, इलेक्ट्रॉनिक मास्क। और ये सेल्फ चार्जिंग है, ये सेल्फ चार्जेबल है, ठीक है, खुद ही चार्ज भी होगा। तो ये अभी अप्रूव नहीं हुआ है, हालांकि मार्केट में नहीं आया है, लेकिन इसको अभी डेवलप किया जाना बाकी है, मतलब बना के उन्होंने रेडी किया है इस तरह का चीज़ इलेक्ट्रॉनिक मास्क को। अब ये मार्केट में अवेलेबल होगा कुछ समय के बाद। उसके बाद है सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्कोर। अभी ये रिलीज हुआ है, इसको रिलीज किया है HRD मिनिस्ट्री ने, जिसका अब नाम चेंज हो गया है क्या,
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसके मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है, इन्होंने जारी किया है। तो एक यूनिवर्सिटी है जामिया मिलिया इस्लामिया, ये फर्स्ट रैंक है, इसको आया है। उसके बाद एक है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, ये सेकंड रैंक पे है। जामिया मिलिया इस्लामिया ये दिल्ली में है, और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश में है, और थर्ड पे आया है जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये थर्ड रैंकिंग पे है। तो इसको जारी किया है। तो कोई खास ये इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन एक चीज पूछा जा सकता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्कोर रैंकिंग में कौन सा जो है वो यूनिवर्सिटी फर्स्ट रैंक पे है। तो जामिया मिलिया इस्लामिया। यहाँ पे आपको पता है कि एंटी-सीए प्रोटेस्ट भी हुआ था, इसलिए खासा चर्चा में उस टाइम में रहा था, जनवरी फरवरी के आसपास, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, नीति आयोग। अभी हम जो देख रहे थे कि नीति आयोग ने अटल टिंकरिंग लैब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो डेवलप किया है स्टूडेंट्स के लिए, तो नीति आयोग के बारे में देखते हैं। इससे क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी, ठीक है। इसके जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? इसके चेयरपर्सन जो होते हैं, चेयरमैन, वो पीएम होते हैं, और वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। इसका मतलब है कि जो पीएम होंगे वो ऑटोमेटिकली इसके चेयरमैन हो जाएंगे, किसके? नीति आयोग के। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। उसके बाद इसमें अब इसके वाइस चेयरपर्सन कौन है? वो है राजीव कुमार। सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये कौन है? अमिताभ कांत, ठीक है। उसके बाद है एक्सपेंशन ऑफ एनसीसी, नेशनल कैडर कॉर्प। फाउंडेशन कब? 16 अप्रैल 1948। हेडक्वार्टर कहां पे है इसका? नई दिल्ली में। मोटो क्या है? यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन। अभी हुआ क्या है कि इसको एक्सपेंस कर रही है सरकार। एक्सपेंस करने का क्या मतलब? कि जो कोस्टल इलाके हैं, कोस्टल रीजन और बॉर्डर स्टेट जो है, बॉर्डर स्टेट या डिस्ट्रिक्ट जो है, वहां पे जो स्कूल्स हैं, तो उसका सिलेक्शन किया गया है। 1000 से ज्यादा स्कूल का सिलेक्शन किया गया है। वहां के स्कूल के बच्चों को इससे जोड़ा जाएगा। एनसीसी में होता क्या है? स्कूल और कॉलेज में एक वॉलंटियरली इसको सेटअप किया जाता है स्कूल और कॉलेज में, और बच्चे इससे जुड़ते हैं। इसमें ट्रेनिंग होती है, जिस तरह से आर्म्ड फोर्स की ट्रेनिंग होती है उस तरह से, और उन्हें जो है ट्रेंड किया जाता है कि वो फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में सैनिक में जा सकें, या फिर देश को जब जरूरत हो तो इनका जो है यूज किया जा सके डिजास्टर में, या फिर और भी किसी भी पैंडेमिक में, जैसे कि अभी कोविड-19 के केस में भी एनसीसी की जो है हेल्प ली जाती है, ठीक है, ली जा रही है। उसके बाद है, तो ये एक्सपेंशन करने की बात आई, तो सिंपल क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि अभी एनसीसी को एक्सपेंस करने की बात आ रही है, तो किन इलाकों में एक्सपेंस करेंगे? तो कोस्टल रीजन जो तटीय क्षेत्र है, और बॉर्डर रीजन जो है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है इंडिया का, उन जगहों से जो बच्चे जहां स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, वहां पे एनसीसी को सेटअप किया जा रहा है। इसका मतलब पहले एनसीसी वहां पे नहीं थी, तो अब वहां पे सेटअप किया जाएगा, ठीक है। तो वैसे स्कूल का और कॉलेज का चुनाव किया गया है, वो 1000 से ज्यादा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आज अटल जी का 2nd डेथ एनिवर्सरी है, और उनकी समाधि कहाँ है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो उसका, वो दिल्ली में है, नई दिल्ली में, और उसका नाम क्या है? सदैव अटल मेमोरियल। ये इंपॉर्टेंट है। और ये अगर इनके बारे में बात करें, अटल जी के बारे में, तो ये ग्वालियर के थे, और इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 में हुआ था, और फिर 93 ईयर की एज में जो है ये डेथ कर गए लास्ट ईयर 16 अगस्त को, ठीक है। और इनकी समाधि स्थल का नाम है सदैव अटल मेमोरियल।
तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसको, चैनल को, और लाइक भी करें और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।